जिसको अमूमी तौर पर टाइफाइड के बुखार के हिसाब से भी जाना जाता है। पहला सवाल आपसे बहुत ही सिंपल सा करूंगी ताकि जो सुनने वाले हैं उनको आप बेहतर तरीके से गाइड कर सकें कि टाइफाइड का जो बुखार होता है वो दरअसल होता क्या है। ठीक है। अच्छा, टाइफाइड बेसिकली इसके अपने बैक्टीरिया के नाम से ही है कि एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जो कि हमारी अंतड़ियों में, जो हमारे ये पता है कि हमें अंतड़ियां दो तरह की होती हैं, एक बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है। ज्यादातर ये छोटी आंत के अंदर जो है ना वो एक इन्फेक्शन कॉज कर देता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से मरीज को बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। और जाहिर है ये अंतड़ियों का बुखार है, तो अंतड़ियों से रिलेटेड इसके अलामात आना शुरू हो जाती हैं कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है। तो इस तरह के बुखार के साथ जब हमारे पास मरीज आता है, और इस बुखार का एक खास पैटर्न होता है कि ये बुखार जो है वो एक मिकदार में ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन ये उतरता नहीं है। मतलब इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्टेप लैडर फीवर है, कि कॉन्टिन्यूस रहता है, फीवर उतरता नहीं है, लेकिन ये 102 से 103 पे गया, 104 पे गया, फिर 100 पे आ गया। तो इस तरह से जब फीवर होता है और पेशेंट की हैबिट्स होती हैं ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट को टाइफाइड फीवर या इंटेरिक फीवर है। तो सही, ये है टाइफाइड फीवर। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत अच्छे अंदाज में थोड़ा सा डिटेल भी बताया। अब अगर एक और सवाल मैं आपसे करूं कि इसकी बेसिक अलामात क्या हैं, यानी कोई भी इस वक्त सुनने वाला समझने वाला शख्स कैसे सिम्टम्स को समझ सकता है, क्या ऐसी अलामात होती हैं जिससे हमें मालूम हो सकता है कि टाइफाइड एक्चुअली में हो गया है, या ये है बीमारी या ये तकलीफ है। एक तो ये जो अभी हमने डिस्कस की कि फीवर होता है पेशेंट को, हाई जी। ग्रेड फीवर होता है जो कि कॉन्टिन्यूस रहता है। पैनाडोल खा ली या उससे थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है कि जो बॉडी है फीवर की वजह से हो रही होती है, लेकिन फीवर जो है ना वो बेस लाइन को टच नहीं करता थर्मामीटर। ठीक है। उसके अलावा वॉमिटिंग होती है, नौजिया होता है, पेशेंट की भूख खत्म हो जाती है, पेशेंट को हम्म। कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके अलावा डायरिया होता है। तो जब ये अलामत होती हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, दायरा एक जगह पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वहां पे सोजश है, तो उसकी वजह से पेन होता है पेशेंट को। तो पेशेंट कहता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है। तो ये हम्म। अलामत होती है टाइफाइड फीवर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जहन में उभरता है। अमूमी तौर पर हम ये सुनते हैं, आम आवाम के हिसाब से आपसे सवाल कर रही हूँ, कि आलूदा पानी या बाज़ औक़ात खुराक में कोई चीज़ जिसकी गंदगी हो या पानी की गंदगी की वजह से जो है वो टाइफाइड की बीमारी होती है। आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहबा, और सुनने वालों को आप कैसे गाइड करेंगी कि कैसे हम इस बीमारी से अपने प्यारों को बचाएं, अपने आप को बचाएं, और कौन कौन सी ऐसी बेसिक वजूहात हैं जो आपको महसूस होता है कि स्पेशली पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे शख्स को टाइफाइड का बुखार हो रहा होता है, बच्चों को भी बड़ों को भी। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हम अंडर कुक्ड मीट या कोई अनहाइजेनिक फूड ले लेते हैं या अनस्टेरॉइड्स वाटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ जो है ना वो वाटर बोर्न डिजीजेस जो है ना वो बहुत कॉमन है। क्यों? ट्रू। क्योंकि पीने का साफ पानी जो है ना वो हर एक को मुयसर नहीं है। इवन जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, अगर आप फिल्टर्स वगैरह को भी अगर नहीं क्लोरीनेटेड करते या उनको नहीं सफाई करते, तो उनके अंदर भी बैक्टीरिया जो है ना वो रिजाइड करते हैं। तो हम्म। यही वजूहात होती हैं, कभी हाथ धोए बगैर खाना खा लिया, कभी अनहाइजेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड ले लिया, अंडर हम्म। कुक फूड ले लिया, या अनहाइजेनिक अनस्टेरलाइज्ड वाटर आपने ले लिया, तो इससे ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। और ये बैक्टीरिया फौरन से सिम्टम्स कॉज नहीं करता, इसका एक पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहते हैं, वो तकरीबन सही। 1 वीक का होता है। उसके जब आपको अलामात जाहिर होती है, तो समटाइम पेशेंट को याद नहीं आ रहा होता कि कल परसों या इस तरह तो हमने कुछ बाहर से नहीं खाया। तो वो हम्म। 1 वीक पीछे का हमें प्रॉप करना पड़ता है कि हफ्ता 10 दिन पहले आपने कुछ बाहर से खाया हो, या कुछ ऐसा अंडर कुक, या मॉनसून के मौसम में जब सैलड्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो भी एक अनहाइजेनिक फूड होता है, जिसकी वजह से ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, और इसके अलावा साल्मोनेला पैराटाइफी है, जो कि हम्म। हमारी अंतड़ियों में जाके इन्फ्लेमेशन और सोजश कॉज करते हैं, जिससे हमें ये टाइफाइड फीवर हो जाता है। बिल्कुल सही तो सही इसका है। इलाज यही है कि आप पानी जो है वो पीने का उबाल के पिए, साफ सुथरा खाना खाएं, हाथ धो के खाना खाएं, और प्रॉपरली कुक्ड जो है ना वो अपना लें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अमूमी तौर पर हम एक नाम सुनते हैं, एमडीआर टाइफाइड। अब बहुत सारे लोगों को क्योंकि जाहिर है आगाही नहीं होती, तो मेडिकल टर्म में ये हमें कैसे समझाई जा सकती है बात, या अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बता दीजिए कि बेसिकली एमडीआर टाइफाइड जो है उसकी तारीफ क्या है, हम कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। टाइफाइड की जो रेजिस्टेंस है ना उसकी आगे क्लासिफिकेशन है।
कि एक टाइफाइड का पेशेंट हमारे पास आया, उसके लिए जो सर्टेन स्पेसिफाइड एंटीबायोटिक्स हैं वो हमने उनको दे दी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पेशेंट कहता है कि हमें आराम नहीं आया, या थ्रू हम्म। ब्लड कल्चर हमें पता चलता है कि ये जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स है ना, जो कि पहले हमारे माइंड में आती है कि ये पेशेंट को टाइफाइड है, ये सिम्टम है, तो हमें ये दवाई एम्पेरिकल देनी चाहिए, उस हम्म। दवाई से पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, और अगर ब्लड कल्चर करवाया जाए तो उसमें सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस आती है। तो जो सही। जितनी भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उनसे अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं एमडीआरटीबी, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो टाइफाइड है, सॉरी टाइफाइड जो उसमें होता है। उसके अलावा इसी तरह इसकी एक दूसरी टर्म है एक्सटीआर टाइफाइड। एक्सटीआर टाइप है एक्सटेंडेड ड्रग जो रेजिस्टेंस है उसमें आ जाता है, यानी कि उसके बाद जो हमारे पास सेकंड थर्ड ऑप्शन होती है उसकी वजह से भी जो रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो होता है एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस फॉर द टाइफाइड। तो ये सही। रेजिस्टेंस है बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक की, कि वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रही होती, सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिल रहा होता पेशेंट को, उसको कहते हैं एमडीआर टाइफाइड और एक्सटीआर टाइफाइड। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। इसी के साथ एक और सवाल भी मैं जोड़ूंगी और आपसे पूछूंगी कि आप जरूर बताइएगा कि एमडीआर टाइफी की जो मैं कहना चाहूंगी कि इसकी तादाद है या इसके डायग्नोसिस हैं, या आप पाकिस्तान में कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये किस तेजी से फैल रहा है, इसकी क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लोगों को लेने चाहिए या समझने चाहिए? आजकल ड्यू टू अनड्यू एंटीबायोटिक यूज और सेल्फ मेडिकेशन इसकी बहुत ज्यादा है, 60 to 70% केसेस जो हैं वो एमडीआर टाइफाइड के रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो या तो पेशेंट ने बहुत ज्यादा वो वाली एंटीबायोटिक्स अनड्यू ले ली होती हैं, या ड्यू टू सेल्फ हम्म। मेडिकेशन घरों में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक दवाई है जो हम इंटैमिजोल के नाम से लेते हैं। अब मेरे पास थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आई है, तो बेसिकली हम देते हैं कि अगर ब्लडी डायरिया हो रहा है और फीवर है या इन्फेक्शन है, लेकिन उसने मुझे आके बताया कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द थी, मेरे पास सिर्फ वही दवाई पड़ी हुई थी और मैंने वो खा ली, हम्म। मतलब एज अ पेन किलर भी उन्होंने एंटीबायोटिक ले ली। तो ये जो हम्म। तरीकाकार है कि सेल्फ मेडिकेशन हो गई या अनड्यू यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया, उसकी वजह से जब हमें उसी एंटीबायोटिक को एट अ स्पेसिफिक प्लेस यूज करना पड़ता है, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो बैक्टीरिया उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो ये बिल्कुल बहुत सही। बड़ी रीजन है एमडीआर टाइफाइड और एक्सटीआर टाइफाइड। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात इसकी जरा ट्रीटमेंट की तरफ दोबारा कर लेते हैं। अब अगर किसी शख्स को अनफॉर्चुनेटली डायग्नोसिस में आ गया है कि उसे टाइफाइड का बुखार हो गया है, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो अमूमी तौर पे डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने खुद भी डिस्कस किया कि लोग इसको भी खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। शायद हमारे सुनने वालों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे कि बस ठीक है ये दवा खा ली तो ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर साहब क्या बिल्कुल। सजेस्ट करती हैं या क्या हमें अवेयरनेस का ये मैसेज देंगी कि इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ हमें कैसे जाना चाहिए? कौन सी ऐसी अद्वियात हैं, कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए इसका इलाज होता है जो कि जरूरी है, जो आप समझती हैं हमें बताना? ठीक है। इसमें ये है कि जब भी ये जो हमने जाहिर है रामायण डिस्कस किए हैं, तो इससे तो थोड़ा लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें वॉमिटिंग है, डायरिया है, बिल्कुल। एब्डोमिनल पेन है, fever है जो उतर नहीं रहा, तो दे शुड गो टू देयर फिजिशियन, नियर बाय डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके पास जाएं, खुद से कोई भी नहीं करवाएं। आजकल अगर जनरल फिजिशियन या आपको एक्स के पास जाएं तो वो आपका एक टाइफी डॉट का टेस्ट करवा लेते हैं, जो कि पुराने वक्तों में हम भी करवाया करते थे, लेकिन हम्म। ड्यू टू रेजिस्टेंस और सारा कुछ वो जो टाइफी डॉट टेस्ट है वो ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। तो वो सही। जो टाइफी डॉट टेस्ट की बेसिस पे ट्रीटमेंट समटाइम लोग करवाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो बिल्कुल स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर बिफोर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। समटाइम क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक्स लेके हमारे पास आ जाते हैं, और फिर जब हम ब्लड कल्चर करवाते हैं तो उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, क्योंकि वो एंटीबायोटिक की वजह से फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी खुद से एंटीबायोटिक यूज मत करें। जब भी आपको ये सिम्टम्स आए डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड कल्चर का सैंपल या जो भी एडवाइस उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएं, और उसके बाद उसकी रिकमेंडेड जो है वो यूज करें। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन इस तरह एंटीबायोटिक का नाम लेना शुरू कर देंगे तो लोग घरों में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब एक आपसे सवाल और करना चाहूंगी जो मेरा ख्याल है कि आप बहुत बेहतर अंदाज में हमें गाइड कर सकती हैं। अभी आपने खुद भी बताई ये बात कि जाहिर है खुराक में अगर कोई गंदगी आ जाए या अगर हम पानी का सही साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल ना करें तो डॉक्टर साहब हम ये बीमारी टाइफाइड को आम बच्चों में भी बड़ों में भी सुन रहे होते हैं। ऐसे में हमारी जो बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, या अगर मैं आपसे आसान लफ्जों में पूछूं कि जो बुनियादी इलाज है जिससे हम अपने प्यारों को, एक दफा किसी को हो गया उसने ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन आगे के लिए
आइंदा के लिए अगर वो अपने आप को बचाना चाहे तो व्हाट आर द बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हर एक को ऑप्ट करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बचा सके इस बीमारी से? एक तो बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यही है जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हाथ धो के खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिए, अच्छी तरह खाना पका के खाएं, बहुत परहेज करें कि बाहर का खाना ना खाएं। इसके अलावा वैक्सीनेशन, टाइफाइड के लिए आजकल वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, तो जो भी रिकमेंडेड वैक्सीनेशन है अपने फिजिशियन से उसकी वैक्सीनेशन प्रेस्क्राइब करवाएं और उसकी 2 डोजेस होती हैं वो अपनी लगवाएं और उससे हिफाजती इम्कानात हम जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ हम आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपसे हम हर अपने मेहमान डॉक्टर से कहते हैं कि आप कोई ना कोई हमें ज़रूर टिप दें, लेकिन उससे पहले जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, हो सकता है सुनने वालों को एक दफ़ा दोबारा से ये रिमाइंडर कॉल के तौर पर सवाल मिल जाए कि टाइफाइड की जैसे आपने मुख्तलिफ इकसाम बताई, अमूमी तौर पर आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जितने केसेस आपके पास आते हैं या पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो कौन सी किस्म के साथ आ रहे होते हैं, और उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी टिप देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ड्यू टू साल्मोनेला की वजह से ही आते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी है उससे ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब जो पेशेंट्स उसके अलावा हैं वो साल्मोनेला पैराटाइफी से होते हैं। उसके अलावा पैराटाइफी के आगे ABC टाइप्स हैं, वो इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, और XDR TB भी लेस कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो MDR TB है, एटलीस्ट सेकेंड लाइन तक जाके जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो MDR TB है और ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी ही है। और इसके लिए यही है कि जो हम सारा कंक्लूजन यही है कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, फिजिशियन को जाके खुद से ना ट्रीटमेंट करवाएं और अपने टेस्ट प्रॉपर करवाएं। पहले से एंटीबायोटिक लेने के बाद ब्लड कल्चर्स का फायदा नहीं होता, और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और वैक्सीनेशन स्पेशल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफ्सा, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के टॉपिक को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुताबिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आप आदमजी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी और हमारे फेसबुक के पेज पर भी हमें अपनी राय से, अपने सजेशन से आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और आदमजी फार्मा सर्विसेज की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।